जम्मू कश्मीर के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है। सर, खैर मकदम है आपका। चूंकि इलेक्शन का बिगुल बज गया है, लेकिन अभी भी तजब्जुब जो है, अनसर्टेनिटी जो है वो बरकरार है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस खुल के नहीं बोल रही है उम्मीदवारों के बारे में। और रणनीति क्या अपनाएंगे आप? जैसे नागरोटा में कहा जा रहा है कि काफी चैलेंज है, और बड़गाम में भी कुछ इस तरह के है कि तिकोनी मुकाबले का जो है संकेत दिया जा रहा है। आप क्या कहते हैं? देखिए, जहां तक ये इलेक्शन है, ये राज्यसभा इलेक्शन है, और दूसरा जो दो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनके अंदर बाई इलेक्शंस हैं, एक बड़गांव में और नगरोटा में। अब जहां तक ताल्लुक है कि राज्यसभा के लिए हमने क्या रणनीति तय करनी है, वो तो मैं आपको नहीं बोल सकता, क्योंकि उसमें है कि पार्टी का अपना एक सोच है, एक विजन है। लेकिन इतना जरूर है कि हम कभी भी उन लोगों के साथ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे जिन लोगों ने हमारे जम्मू कश्मीर को तहस नहस किया, और उन्होंने हमें वो दिया जो जिंदगी में कभी जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो नहीं सोचा था, वो चीज हमें दे दी है। तो लिहाजा हमारा जो अपना जो पार्टी का आइडियोलॉजी है, जो विजन है, जो सोच है शेर कश्मीर शेख महमूदुल्लाह साहब की, आज भी उसी विजन, उसी सोच पे पार्टी स्टैंड करती है। और उसके मुताबिक जो भी राज्यसभा का डिसीजन होगा वो हम डिसीजन करेंगे और पार्टी बैठेगी। और इसके लिए अभी क्योंकि क्यासबाजी तो बड़ी हो रही है, हम भी मीडिया में सुनते हैं ये हो गया वो हो गया, बट पार्टी अभी तक बैठी ही नहीं है। पार्टी की लीडरशिप ने कोई डिसीजन लिया ही नहीं है, और अभी तक कोई मीटिंग ऐसी हुई नहीं, कोई ऑफिशियल मीटिंग जिसपे हम कहें कि हमने डिसाइड कर लिया है कि किस किस को कैंडिडेट बनाएंगे। तो लिहाजा अभी थोड़े दिन आपको वेट करना पड़ेगा इसके लिए। और दूसरा है कि पार्टी की रणनीति जो भी होगी वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के लिए होगी, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए फायदे के लिए होगी। और हमेशा सबसे बड़ा जम्मू नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा था और हमारी जो सोच थी, जो इलेक्शन के टाइम भी लोगों को हमने वादा किया था, घर घर में बच्चा बेरोजगार है, और वो आपके घरों में भी है, वो मेरे घरों में भी है, हर आदमी के घरों में ही है। फर्क इतना है कि बीजेपी के लोगों के घरों में भी है, पर वो अब बोल नहीं पाते, क्योंकि बोलेंगे ऊपर से पापा मारेगा, तो इसलिए वो पापा के डर के मारे बोलते नहीं है। लेकिन उनके घरों में अगर आप जाइए तो उनके परिवार से पूछिए, उनके बच्चों से पूछिए, तो बच्चे परेशान हैं, क्योंकि बच्चों ने इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां की हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई ग्रेजुएट है। हर आदमी ने वहां बच्चों ने, चाहे वो किसी भी पार्टी से वोट लोगों ने डाला, लेकिन हर घर में इस समय लोगों का है कि बच्चों को कि रोजगार चाहिए। तो इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा वही फैसले लेगी जिससे जम्मू कश्मीर के बच्चों को रोजगार मिले और जम्मू कश्मीर मजबूत हो। ये सोच हमारी है, और जो हमारा स्टेट का दर्जा है वो हमने वापस लेना है। उसके लिए हमें हर जंग लड़नी है, उसके लिए हम तैयार हैं। और हमें आज 1 साल होने को आया है, हम सेंटर को पूरा मौका दे रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हम कन्फ्रंटेशन पे आए। हमारा यही कोशिश रहेगी कि हिंदुस्तान के आइन के अंदर हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है उसको मजबूत करने के लिए हम लोग हमेशा हिंदुस्तान के तिरंगे के साथ खड़ी है नेशनल कॉन्फ्रेंस। और हम कभी वो कदम नहीं उठाएंगे जिससे हमारा आइन कमजोर हो या हमारा तिरंगा कमजोर हो, वो कभी हम नहीं चाहेंगे। क्योंकि ये पार्टी देशभक्तों की पार्टी है। शेर कश्मीर से भी लेके आज तक आप देखें, अगर कोई लोग जिनको बहम है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, तो वो शेर कश्मीर का वो भाषण 1975 में जो लाल चौक में उन्होंने दिया, कभी सुन लें जो लोग हम पे एलिगेशन लगाते हैं। अगर वो भाषण ध्यान से सुनेंगे, गौर से सुनेंगे, तो सब कुछ उसमें क्लियर है। और शेर कश्मीर की क्या पॉलिसी थी, हिंदुस्तान को वो कितना प्यार करते थे, उस भाषण से झलकता है। तो लिहाजा ये जो राज्यसभा का इलेक्शन है, इसके लिए फैसला अभी कोई हुआ नहीं। दूसरा जो आप बाई इलेक्शन की बात कर रहे हैं, बाई इलेक्शन के लिए भी कोई फैसला नहीं, कैंडिडेट अभी हमने कोई तय नहीं किए। लेकिन इतना है कि पार्टी मजबूती से दोनों सीटों पे उतरेगी और पूरा मुकाबला करेगी। और मेरे रब की मर्जी के से, हाँ, उसके आशीर्वाद से ये दोनों की दोनों सीटें जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस निकालेगी। जो मर्जी कोई जितना मर्जी जोर लगाए, ये दोनों सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस की हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि आप अगर ये 2024 का इलेक्शन छोड़ दें तो हमेशा नगरोटा की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही है, और आज भी ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की वापस दोबारा आएगी। और बड़गाम की जो है ये तो है ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के। इसलिए जो लोग क्यासबाजियां लगा रहे हैं, सारे रल मिल के हम लोग ये इलेक्शन लड़ेंगे। आगा साहब भी बिल्कुल शाना बशाना खड़े होंगे और इलेक्शन लड़ेंगे। और क्योंकि पार्टी है, परिवार में 100 बातें होती हैं, वो अलग बात है। लेकिन जहां तक ताल्लुक है, क्योंकि जो सवाल आपने मुझे पूछा, आपने आगा साहब का पूछा नहीं, लेकिन मैंने खुद ही बता दिया, क्योंकि मुझे पता है दूसरा सवाल आप पूछने वाला यही आएगा। मैंने इसलिए पहले जवाब आपको दे दिया। इसलिए आगा साहब भी हमारे भाई हैं, और ये पार्टी हम सब ने बनाई हुई है। और ये हम सब की जिम्मेवारी है कि शेर कश्मीर का विजन, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की सोच और उमर साहब का जोश,
उन तीनों को मिला के ये पार्टी हमेशा मजबूत रखनी है। वो जितनी जिम्मेवारी सुरेंद्र चौधरी की है वो उतनी जिम्मेवारी आगा साहब की भी है। लेकिन सर, एक साल होने को आया है हुकूमत को, अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी एक ग्राउंड बना रही है जो कि इस हुकूमत की नाकामियां जो है वो गिना रही है, और शायद ये एजेंडा बनेगा इन बाईपोल्स का बीजेपी की तरफ। बीजेपी की इतनी दास्तान हम खोल देंगे ना, हम तो चुप हैं। अब मुझे खासकर मुझे पता है कि जम्मू में क्या किया उन्होंने, जम्मू खिते में क्या किया जहां से 28 सीटें ले गए। वो क्या पोल हमारा जो है शरेआम सामने है, खुली किताब है। हम कह रहे हैं कि भैया 6 साल में बीजेपी की सरकार रही है, एलजी साहब बीजेपी के हैं, तो इंडस्ट्री के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो बार बार सवाल खड़ा कर रहे हैं कि वो जो पैकेज 28,000 करोड़ का पैकेज आया था वो पैकेज खुर्द बुर्द हुआ, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं मिला। आप कश्मीर में इंडस्ट्रियलिस्टों के पास चले जाएं, वो भी कहेंगे हमें वो पैकेज से कुछ नहीं मिला। आप जम्मू की इंडस्ट्री के पास चले जाएं, वो भी हर जगह रोते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला। हम कहते हैं उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये दरिया खाली हो गए, इलीगल माइनिंग की जो बार बार बात उठती है, हम कहते हैं पिछले 6 साल जो एलजी सरकार का रहा है इसकी एक इंक्वायरी करा लें। हम कहते हैं कि बेरोजगार बच्चों को अगर आपने रोजगार दिया तो वो पिछले 11 साल के पूरा रोजगार जो बीजेपी और पीडीपी की सरकार गठरी जो कोलिशन में थी और जो एलजी साहब की अपनी 6 साल की सरकार है, हमें एक व्हाइट पेपर दे दें कि बेरोजगार बच्चों को कितना रोजगार दिया है। डेली वेजर क्यों नहीं पक्के हुए? 11 साल बीजेपी, पीडीपी और फिर एलजी सरकार, ये तीनों मिलके डेली वेजरों को क्यों नहीं पक्का कर सके? आज हम महंगाई की बात करते हैं, ये महंगाई हमारे दौर की नहीं है, इनके दौर की है। अगर हम बात करते हैं कि डेली वेजरों को पक्का करते हैं, हमने सिंपल एक बिजनेस रूल, एलजी साहब ने एक भाषण में आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा मेरे पास पुलिस है, किसी को पीएसओ चाहिए तो मैं दे दूंगा, पुलिस चाहिए तो मैं दे दूंगा, तो वो मुझसे ले जाओ, बाकी सब सरकार के पास है। तो एलजी साहब को बोलिए कि बिजनेस रूल आपके पास कॉपी पड़ी हुई है, वापस क्यों नहीं भेजते? आपका एडवोकेट जनरल की फाइल आपके पास पड़ी हुई है, आप अभी तक एडवोकेट जनरल नहीं है हाई कोर्ट के अंदर आप हमारा, तो ये फाइल आपके पास है, आप भेजते क्यों नहीं? आपके जितने भी वाइस चांसलर हैं उसका वो वहां ऑनरेबल सीएम को पूछ के आप फैसला क्यों नहीं कर रहे? उसके अंदर कितने रिक्रूटमेंट घोटाले हो रहे हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, उसके ऊपर हम बात करते हैं इंक्वायरी, तो आप क्यों नहीं करते? इसलिए एलजी साहब को जब हम सच कहने की बात करते हैं और उसके बाद जैसे मैंने पीछे सच कहा, मैंने कहा इन चीजों की इंक्वायरी करिए, तो एलजी साहब को गुस्सा आया, बाकी तो उनके चल नहीं सकती, तो क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो मेरे लीडर ने बनाया, वो तो उन्होंने बनाया नहीं, वो मुझसे छीन नहीं सकते, तो अब बाकी उनके पास एक ही बचता है कि भाई गाड़ियां इनसे छीन लो, सिक्योरिटी छीन लो। ये कौन सा मजाक है? अगर एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर को 11 महीने आपने फुल मोटर कैट दे के रखा और दिया भी पुराना, जो गाड़ियां आधे रास्ते में खराब होती हैं, आपको पता है 3 बार मैं हादसे से बचा हूं बीपी गाड़ी के अंदर, ये आप सबको पता है। ब्रेक फेल हुई, फिर दो बार गाड़ी में आग लगी, तो ये मैं बचा। उसके बावजूद भी मेरी गाड़ियां नहीं बदली की, मोटर कैट बदली नहीं किया। हाँ, इतना है जब एलजी साहब को हम कहते हैं कि जनाब ये फाइलें आपके पास बड़ी हैं तो वापस दे दो, एलजी साहब गुस्से में आ जाते हैं, गुस्सा निकालते हैं, फिर हमारा मोटर कैट छीनते हैं। तो लेकिन उनको मैं ये कहना चाहूंगा, ये सिक्योरिटी मेरी इलेक्शनों में भी इन्होंने छीन ली थी, मुझे एक पीएसओ भी नहीं था, मैंने अपना प्राइवेट हायर करके वो सिक्योरिटी प्राइवेट एजेंसी से लेके मैंने इलेक्शन लड़ा हुआ है सर। तो इसलिए हम उनमें से नहीं कि मैं एक फौजी का बेटा हूं, मैं डरने वालों में से नहीं हूं कि आप सिक्योरिटी छीन लेंगे तो मैं अकेला बाहर नहीं निकलूंगा। ये देखिए आपके सामने प्राइवेट गाड़ी में बैठा हूं, इनको ये दिखाने के लिए कि सुरेंद्र चौधरी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हमने कुर्बानियां दी हैं स्टेट के लिए। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतिहास उठाएं, कितने लोग कुर्बान हो गए जम्मू कश्मीर को मजबूत करने के लिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जब 1996 में कोई तैयार नहीं हो रहा था जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, अगर आप याद करें इतिहास, तो उसमें वाहिद एक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब थे जो सामने आए और उन्होंने खड़े होकर कहा मैं जम्मू कश्मीर को चलाऊंगा। और उसके बाद आप देखें शांति भी आई, अमन भी आया, लोगों घरों से निकले, वरना हर जगह बंकर ही बंकर थे, लोगों को सिक्योरिटी फोर्सेस घरों से बाहर नहीं निकलने देते थे। हमारे लोग भूल जाते हैं ना, तो इसलिए ये वो नेशन कॉन्फ्रेंस है। हम उनमें से नहीं कि सिक्योरिटी छीन लोगे तो हम डर के घर बैठ जाएंगे, चूं चूं करेंगे ना, हम तब भी बात रखेंगे और बात ये करेंगे हर वो काम आपने गलत किया है जो उसकी इंक्वायरी आप कराइए। नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी एक ज्ञान, हमारी पर बीजेपी कौन सा निकालेगी? हम तो इनकी परत दर परत निकाल दूंगा। मैं माइनिंग मिनिस्टर हूं, वहां निकाल के रख दूंगा। मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर हूं, मैं इंडस्ट्री में एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर ये बता दूंगा कौन कौन सी फाइलें इन्होंने इलीगल लोगों को अलॉटमेंट की हैं, जो हमारे रिसोर्सेज बेच दिए इन्होंने इंडस्ट्री में, हमारी जमीनें बेच दी, मैं वो बताऊंगा। फिर अगर ये बात करेंगे, मैं पीडब्ल्यूडी के अंदर जो ये नेशनल हाईवे आपके सामने है,
लखनपुर से लेकर काजीकुंड तक पूरा चरमरा गया लखनपुर, आपके ब्रिजेस गिर गए। हमारे पुराने जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहते हैं चोर है, उनके दौर में बने हुए ब्रिजेस क्यों नहीं गिरे? चाहे वो शेख साहब के टाइम में थे, कब शेख साहब हुए और आज भी उनके ब्रिजेस उनके जब उस टाइम बने आज खड़े हैं। आप भी देखें, फारूक साहब के टाइम बने वो आज खड़े हैं, उमर साहब के टाइम में बने वो खड़े हैं। इसलिए बातें करनी हो तो वो हमारा चिट्ठा क्या खोलेंगे, हम उनका चिट्ठा दर चिट्ठा खोल देंगे 11 साल का। इसलिए ना छेड़ें तो अच्छा रहेगा, छेड़ेंगे तो वो हम उनको ऐसा एक्सपोज करेंगे कि दोबारा मतलब ऐसा समझो कि वो कहते हैं ना हमारे यहाँ कहावत है, मुंह काला करेंगे, इनका मुंह काला कर दूंगा मैं बीजेपी वालों का। इसलिए अपकमिंग असेंबली सेशन में कोई खास फैसला ऑन कार्ड्स होगा क्या? असेंबली है, आवाम की तो वहाँ ऑनरेबल लेजिस्लेटर्स हैं, एमएलएज हैं, वो अपनी बात रखेंगे, उनका हक है। उनके अगर काम नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे और काम की ना होने की वजूहत क्या है और कहाँ है। और सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर को जब तक स्टेट का दर्जा देंगे कुछ नहीं होगा। आज जम्मू में लोग परेशान हैं। मुझे बताएं, बीजेपी बात कर रही है, ये पीछे पूरा जम्मू सूबा में 28 सीटें कहाँ से उनकी आई? जम्मू सूबे से। तो जितना फ्लड आया, आपके मकान बह गए, आपके घर बह गए, आपके पुल बह गए, आपकी सड़कें बह गई, आपके सब कुछ प्रॉपर्टी, जिन लोगों ने बच्चों की शादियों के लिए सोना इकट्ठा किया था, कपड़े इकट्ठे किए थे, पैसा इकट्ठा किया था, हर चीज उस दरिया में बह गया। तो अभी तक कौन सा मुआवजा दिया बीजेपी वालों ने? सेंटर से मुआवजा आना था ना। फसलें लोगों की खराब हो गई, धान खराब हो गई, मुंजी खराब हो गई, हमारी सेब की फसलें खराब हो गई। ये रोज रोज जाके वहां रीलें बनाते हैं सेबों की पेटियों के पास या वो मुंजी के उस खेत के पास जाके उठा के लोगों को दिखाते हैं, भैया ये उठा के मत दिखाओ, बताओ कि आपने किया क्या है, कौन सा मुआवजा दिया है, ये हमें मुआवजा बताएं। तो ऐसे नहीं बात चलेगी कि नुकसान 100 रुपए का होगा, दोगे 1 रुपए तो रील बना लोगे। आप देखते नहीं बीजेपी के लोगों की रील पीछे वायरल हो रही है कि वो किसी को पैकेट दे रहे थी, कोई लेडीज उनकी, तो रील बनाई, उसको पैकेट वापस ले लिया उसने। हम उनमें से नहीं है, जिसको जो देंगे वो उसी का होगा। और आज तक शेर कश्मीर ने जब लोगों को लैंड टू टिलर दिया था, आज भी वो जमीनें उन लोगों के पास हैं। अगर छीनी जा रही हैं तो ये बीजेपी के दौर में छीनी जा रही हैं। आज सरकारी रकमों के नाम पे नहीं छीन रहे क्या? कस्टोडियन के नाम पे, काफ के नाम पे क्या ये छीन नहीं रहे हैं? घास चराई के नाम पे छीन नहीं रहे हैं? लेकिन खुद घास चराई भी कब्जा मार रहे हैं, खुद वाटर बॉडी में भी बिल्डिंगें बना रहे हैं। मैं कितने आपको इंस्टेंसेस दे सकता हूं। इसलिए बात करनी होगी। हम गूंगे नहीं है, बहरे नहीं है, नूनू नहीं है इनकी तरह। जो बात है रखेंगे और रखने का दम रखते हैं। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत है। लेकिन मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को एक ही अपील आप लोगों के माध्यम से करूंगा कि आप लोग होशियार रहिए, खबरदार रहिए, गुमराह मत होइए। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ये तो चाहते हैं हम ये कुर्सी छोड़ें और हम भागें ताकि इनको दे दें, क्योंकि 11 साल का इनको मुंह में खून लगा हुआ है। ये दोबारा चाहते हैं कि ये 4 साल फिर हम रखें। तो हम कभी भी जम्मू कश्मीर का कत्ल नहीं होने देंगे। जम्मू कश्मीर के लोग और खासकर जम्मू कश्मीर का नौजवान हमारे आंखों के सामने खड़ा है। वो सर्टिफिकेट लेके जो उनके पास डिग्री हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को पता है कि हमने उनको रोजगार देना है, हमें पता है हमने डेली वेजर देना है। तो इस डेली वेजर को पक्का करना है। इसलिए हमारे वादे पूरे क्लियर हैं। लेकिन सिर्फ है कि आज पुलिस हमारे, आप मुझे बताएं, जम्मू में एक सैनिक कॉलोनी में एक गोली कांड हुआ, आपको पता है? तो क्या हुआ? जबकि उस पर कहीं बात आई, पुलिस तो एलजी साहब के पास है। एलजी साहब को अगर एक्शन लेना था तो वहां के एसएसपी को अटैच करना चाहिए था। किए क्या? इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सफाई, एक कॉली कैंड हो गया, एक लड़की मर गई। इतना बड़ा वहां पे एक रैकेट चल रहा था, जिस रैकेट के तहत सबको आपको पता है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो मैं एलजी साहब को कहूंगा, एलजी साहब आपके पास पुलिस है ना, तो उस पर अभी तक आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? नौशहरा लंबेड़ी के अंदर एक ऐसा ही रैकेट हुआ, वहां के चौकी अफसर को खाली आपने उठाया, आपने सीनियर ऑफिसर को, वहां के डीआईजी के ऊपर क्या एक्शन लिया? ड्रग्स कितना बड़ा मुद्दा आपके सामने है। एलजी साहब की पुलिस है ना, एलजी साहब को बोलो ये ड्रग्स क्यों नहीं रुक रहा, रुकवाइए ना। ये मोटरकेड मत छीनिए, ये सिक्योरिटी मत घटाइए, आप ड्रग्स को कम करिए। इलीगल माइनिंग कौन करा रहा है वो आपको पता है, सबको पता, कौन किस गाड़ियां कौन निकालता है। गाड़ियों को पकड़ना किसने? पुलिस ने पकड़ना, मैंने तो पकड़ना नहीं, तो मेरे डीएमओ ने तो देनी है। तो लिहाजा आप लीगल माइनिंग रोकिए। आप ये जो यहाँ पे इंडस्ट्री की धांधलियां हुई हैं उसको इंक्वायरी करिए। आप जो नेशनल हाईवे की धांधलियां हो रही हैं उस पे एक्शन करिए। ये जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है जम्मू कश्मीर में, इस पे काम करिए। ये दूसरे कामों में ये सोचते हैं कि नेशन का, रात दिन सुपने में सोचते हैं कि हमने इस सरकार को कैसे कमजोर करना है, क्योंकि आईएएस के ऑर्डर इनके अंडर है। उनको फिर सेक्रेटरियों को शाम को बुला लेते हैं कोई अगर काम करें कि भाई आपने ये ऑर्डर कैसे निकाला। ओ भैया, आपके काम हमारा है, सरकार की जवाबदेही है। आप मुझे बताएं, पीडब्ल्यूडी के अंदर 12 चीफ एससी हमने प्रमोट किए, ये खबर है आपके लिए। 12 एससी हमने प्रमोट किए, अभी आज 2 महीने हो गए, अभी तक उसका ऑर्डर नहीं निकल पा रहा।
32 हमने सिविल इंजीनियर एग्जन बनाए, अभी तक उनका ऑर्डर नहीं करवा। मैकेनिकल ये बर्फ शुरू हो गया गिरनी, 20 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हमने प्रमोट किए, अभी तक उनकी एडजस्टमेंट ये क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आईएएस अफसर एलजी साहब के नीचे हैं, वो एलजी साहब को शाम को पूछते हैं जनाब क्या करें, आका क्या हुक्म है, आका आगे से मुकर जाते हैं तो वो भी चुप होकर बैठ जाते हैं। तो इसलिए ये उमर अब्दुल्ला सरकार की, मैंने कहा ना, छेड़ोगे तो बड़ा कुछ निकल जाएगा। हम बड़ा कुछ बोलेंगे लेकिन हम बोल नहीं रहे, हम सब कुछ अपने पे ले रहे हैं, लोगों का गुस्सा अपने पे ले रहे हैं, आप लोगों का भी गुस्सा हम लेते हैं, पत्रकारों का भी हम ले रहे हैं, जर्नलिस्टों का गुस्सा भी ले रहे हैं। हम ये कहते हैं कि ये घर है, घर बना रहे, लेकिन अगर घर को हमारे को कोई बर्बाद करने की कोशिश करेगा, एक वक्त, अब साल हो गया है, अब सबर का बांध भी टूटना शुरू हो गया। यहाँ बाखड़ा नगर टूट गया, यहाँ सलाल का बांध खोलना पड़ा, आखिर हमारा बांध भी एक दिन सबर का खुलेगा और इनको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन वक्त आने वाला है और क्या पता असेंबली में ही आर पार हो जाए, आप देखो, क्योंकि अगर उनके बोलेंगे तो हमारे नहीं है क्या, हमारे लोग भी हैं, शेर कश्मीर के भी सफाई असेंबली में होंगे, मुकाबला होगा, बात तकरार होगी और तकरार पे एक एक जवाब दिया जाएगा। हम डरने वालों से नहीं, हम मजबूत लोग हैं और हम डरते इसलिए नहीं क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम हमारे साथ है, वो रब हमारे साथ है, उस रब ने हमें जिता के भेजा है, हमें जम्मू कश्मीर की आवाम ने जिता के भेजा है। हमें पता है कि हमारी जिम्मेवारी हमारे लोगों के साथ क्या है, लेकिन लोगों को सिर्फ हम अपील करेंगे, आप हमारा साथ दें, सहयोग दें, हम हर मुसीबत से लड़ेंगे। सर, आज 8 अक्टूबर है, क्या उम्मीद है सुनवाई को लेकर स्टेटहुड पर? उम्मीद यही है कि हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट से हमेशा अच्छे फैसले हुए और आम लोगों के लिए फैसले हुए, और आज भी हम उम्मीद करेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देगा, ऑनरेबल जजेस जब फैसला देंगे, वो जम्मू कश्मीर के बेरोजगार बच्चों को भी अपनी नजर में रखेंगे, वो जम्मू कश्मीर के किसान, मजदूर और छोटा व्यापारी जो आज एक जुल्म के तहत दबा जा रहा है, कुचला जा रहा है, उसका भी ध्यान रखेंगे। वो जम्मू कश्मीर की आवाम का भी एक जो आवाज है, उनके अंदर की आवाज है कि ये स्टेट हमारी थी, ये महाराजा हरि सिंह की स्टेट थी। अगर ये महाराजे को इतना प्यार करते हैं, इन्होंने वहां स्टैचू लगा के रखा हुआ है महाराजा हरि सिंह का बाहर अपने बीजेपी दफ्तर के बाहर, मेरे भैया ये गड़ियाली आंसू क्यों बह रहे हो? अगर महाराजे को आप सच्चा प्यार करते हो तो महाराजा के वारिस महाराजा करण सिंह है। आपने सुना, शायद आप लोगों को कहीं इंटरव्यू उन्होंने दिया था, मैं किसी इंटरव्यू में सुन रहा था, उन्होंने कहा ये स्टेट का दर्जा वापस मिलना चाहिए। जो महाराजा हरि सिंह के वारिस हैं महाराजा करण सिंह, वो भी कहते हैं ये स्टेट हमारी है, स्टेट हमने बनाई हुई है। तो ये स्टेट अगर वो भी मांग रहे हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम भी मांग रही है, तो उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट इन सारी चीजों को देखते हुए अच्छा फैसला लेगी और फैसला यही होगा कि हमारा स्टेट का दर्जा बहाल हो। वरना लद्दाख तो जिस दिन 2019 में जब वो उनको ड्यूटी मिला था, उन्होंने लड्डू बांटे, डोल बांटे, तो आज रो रहे हैं बेचारे। अब देखो आपके सामने क्या हुआ है। हम वो हैं जो उस समय भी दुखी थे और आज भी दुखी हैं। हमने तब भी डोल नहीं पीटे और तब भी मिठाई नहीं बांटी और आज भी हम नहीं बांट रहे और ना डोल पीट रहे हैं। हम क्यों? कि हम असूलों पे चल रहे हैं और हमारे असूल ये हैं कि जम्मू कश्मीर एक स्टेट है, ये स्टेट होनी चाहिए और रहनी चाहिए। और हमारी, क्योंकि ये वादा सुप्रीम कोर्ट को प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया हुआ है, होम मिनिस्टर साहब ने किया हुआ है, और ये वो वादा है जो होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में कहा था कि जम्मू कश्मीर की जमीनें, जम्मू कश्मीर का रोजगार बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे। तो आज देखें कितने लोग यहाँ बड़े, गरीब तो कोई बेचारा यहाँ आएगा नहीं, बाहर आएगा तो अमीर, कितने होटल, कितनी इंडस्ट्री, कितना आपकी जमीनें जो पिकनिक स्पॉट हैं आपके, ये बड़े बड़े अमीर लोग खरीद रहे हैं। क्योंकि एक आम वो दिहाड़ी भी जो फुटपाथ पे दिल्ली पे सोता है, वो क्या यहाँ जगह लेगा आके? तो इसलिए ये अमीरों के लिए एक व्यापार बनाया हुआ है। तो यही हम समझते हैं कि ये फैसला हमारे हक में आएगा सुप्रीम कोर्ट का और जम्मू कश्मीर का स्टेट का दर्जा बहाल होगा। थैंक यू। तो बिल्कुल ये थे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी, जिन्होंने कहा कि जो बाई पोल्स है या फिर राज्यसभा के पोल्स है, तो रणनीति बिल्कुल तैयार है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से और उसको अभी मंजर आम पर नहीं लाया जाएगा। और साथ ही साथ जो अपकमिंग असेंबली सेशन है, उन्होंने कहा कि वहां हर तकरार का जवाब जो है वो दिया जाएगा और साथ ही साथ स्टेटहुड की बहाली को लेकर भी उन्होंने अपना जो रद्द अमल है वो दिखाया। अयूब खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सर कादरी।